के बारे में तुम्हें कुछ मालूम होगा ही। क्यों? माफ करना, बैंक रॉबरी के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। एक अच्छा कारपेट खराब हो रहा है रतन। अरे मनन, तुम कब आए? इसकी फिक्र मत करो कि मैं कब आया, सारा कारपेट को देखो। ओह, भैया, पिताजी गुजर गए। क्या? तो खुद अंदर। मैं बुज़दिल था, इसलिए जिंदगी से भाग कर जा। मैं तुम्हें आने वाले खतरे से बचा सकता। माफ कीजिएगा। किसी दूसरे के कमरे में इस तरह आ जाना। क्या आज का प्रोग्राम तैयार है? भैया! क्या हुआ? आपका बैग लुट लिया गया। जो कुछ हो चुका है उसे भूल जाओ, जो होने वाला है उसके बारे में मुझे सोचने दो। लड़की को पहचान सकते हो? हाँ। देखो हेमा, तुमने जो कुछ भी देखा है किसी से मत कहना। पुलिस को भी नहीं? बिल्कुल नहीं। वो लोग तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाएंगे, वहाँ तुमसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे। भैया, उस रात तुम्हारा बैंक लूटा गया था ना? यहाँ उसका जिक्र मत करो। सुनो तो सही, मैंने तुमसे कहा था ना, डाकुओं से बचने के लिए मैं एक लड़की की गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। वो यही है, मुझे अच्छी तरह याद। जो आदमी दूसरों के खून का प्यासा है, पहले उसके खून से कानून अपनी प्यास बुझाएगा। जरूर बुझाएगा सागर, जरूर बुझाएगा। मशहूर दक्षिण भारतीय निर्देशक C.V. श्रीधर द्वारा निर्मित और निर्देशित सस्पेंस एंड क्राइम थ्रिलर मूवी गहरी चाल 1973 में रिलीज हुई थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी, बिंदु, प्रेम चोपड़ा और चंद्रशेखर बतौर लीड एक्टर नजर आए थे। जब फिल्म गहरी चाल बन रही थी तब जितेंद्र और हेमा मालिनी दोनों ही बॉलीवुड के स्थापित सितारे थे, लेकिन उस समय अमिताभ बच्चन की कुछ फिल्में तो ज़रूर रिलीज़ हुई, लेकिन उनमें से लगभग कोई भी फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही। अमिताभ बच्चन तभी भी अपने आप को बॉलीवुड में स्थापित करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उस वक्त अमिताभ बच्चन की कोई स्टार वैल्यू नहीं थी, इसलिए फिल्म गहरी चाल की रिलीज़ के बाद इस फिल्म के पोस्टर में उनके उपस्थिति को कोई अहमियत नहीं दिया गया था। यहाँ तक कि फिल्म के गाने का जो LP रिकॉर्ड निकाला गया, उसके कवर पेज में भी केवल जितेंद्र और हेमा मालिनी की तस्वीर ही थी, अमिताभ बच्चन की कोई तस्वीर नहीं थी। बॉक्स ऑफिस के हिसाब से गहरी चाल एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी, लेकिन जंजीर के सुपरहिट होने के बाद जब 1973 में दूसरी बार फिल्म गहरी चाल को रिलीज़ किया गया तो इसके पोस्टर्स पर अमिताभ बच्चन का चेहरा और लुक प्रमुखता से लगाया गया। दूसरी बार रिलीज़ होने के बाद इस फिल्म ने पहले से थोड़ा बेहतर बिजनेस भी किया था। इस फिल्म में जितेंद्र और अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी करियर में पहली और आखिरी बार एक साथ स्क्रीन शेयर किए थे। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी भी पहली बार स्क्रीन पर दर्शकों के सामने आए थे। हालांकि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट हेमा मालिनी हीरोइन नहीं थी, वो जितेंद्र के विपरीत थी। फिल्म गहरी चाल निर्देशक C.V. श्रीधर द्वारा निर्देशित 9वीं हिंदी फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने 8 हिंदी फिल्मों का निर्देशन किया था। 1982 में आई राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, जया प्रदा और स्मिता पाटिल स्टारर फिल्म दिल ए नादान C.V. श्रीधर की 10वीं और आखिरी हिंदी फिल्म थी जिसे वो निर्देशित किए थे। प्रेम चोपड़ा फिल्म गहरी चाल के मेन विलेन थे, लेकिन क्योंकि उनके आवाज़ दर्शकों ने बहुत अच्छे तरह से पहचान गए थे, इसलिए फिल्म की कहानी में सस्पेंस बरकरार रखने के लिए फिल्म के निर्माताओं ने प्रेम चोपड़ा की आवाज़ को एक दूसरे प्रसिद्ध अभिनेता सत्येन कप्पू के वॉइस से डबिंग किए थे। ये फिल्म 8 दिसंबर 1995 को दूरदर्शन पर पहली बार प्रसारित हुई थी। तुम्हारे पिता ने इस बैंक में मेहनत और ईमानदारी से काम करके बहुत बड़ा नाम कमाया। मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर एक दिन इस बैंक के चेयरमैन बनो।
फिल्म गहरी चाल की कहानी कुछ इस प्रकार से थी। धर्मचंद ओलिंपिक नामक एक प्राइवेट बैंक के चेयरमैन थे, जिसका अंतिम ऑडिट महीने की 30 तारीख को होना था। मगर इसके कुछ ही दिन पहले धर्मचंद की बेटी हेमा को घर के बेडरूम में अपने पिता का लाश मिलता है। इसके बाद उसने अपने बड़े भाई रतन को खबर देता है। रतन तुरंत घर वापस आता है और अपने पिता के कमरे में घुसता है तो उसे टेबल पर आत्महत्या से ठीक पहले उसके पिता द्वारा लिखा गया एक सुसाइड नोट मिलता है, जिसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा होता है कि ध्यानचंद ने ओलंपिक बैंक से 20 लाख रुपए का गबन किया था और वो इसे चुकाने में नाकाम थे, इसलिए उसने आत्महत्या का रास्ता चुना। रतन ने अपने परिवार के रेपुटेशन यानी कि प्रतिष्ठा के रक्षा के लिए अपने पिता के सुसाइड नोट को छिपाने का फैसला किया और हेमा सहित किसी को भी इस सुसाइड नोट के बारे में नहीं बताया। इसके कुछ ही दिनों बाद शेखर नाम का एक ब्लैकमेलर रतन से संपर्क करता है। वो ब्लैकमेलर रतन को अपने खुफिया अड्डे या डेरा पर लेकर जाता है। फिर उस ब्लैकमेलर के बॉस ने फाइनल ऑडिट से 2 दिन पहले ओलंपिक बैंक डकैती में हिस्सा नहीं लेने पर रतन के सभी राज को खुलासा करने की धमकी देता है, जिसे रतन दुनिया से छुपाना चाहता है। लाचार रतन ब्लैकमेलर और उसके गिरोह को बैंक लूटने में मदद करता है। ओलंपिक बैंक लूट लिया जाता है। लुटेरों ने सभी बैंक के रिकॉर्ड्स और दस्तावेजों को जला देता है और सभी लुटेरे सफलतापूर्वक वहां से भाग निकलता है। रतन को इस बात से राहत मिलती है कि शायद अब उसकी परेशानियां खत्म हो जाएगी और उसके परिवार का रेपुटेशन या नाम भी खराब नहीं होगा। लेकिन जल्द ही रतन के जीवन में एक दूसरा मुसीबत आ जाता है। वो ये है कि उसकी बहन हेमा ने लुटेरों को बैंक लूटते वक्त देख लिया था और उसमें से एक महिला अपराधी को वो आइडेंटिफाई भी करने में सक्षम होती है, जिसका नाम शोभा है। जब वो ये बात अपने भाई रतन को बताती है तो रतन उसे ये जानकारी गुप्त रखने के लिए कहता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। बाद में रतन का दोस्त सागर दिल्ली से उससे मिलने आता है। सागर खुद को हीरा का व्यापारी बताता है, लेकिन धीरे धीरे रतन को ये एहसास होता है कि सागर उसके पास किसी उद्देश्य या मकसद से आया है और रतन जो कुछ भी दुनिया के नज़र से छिपाने की कोशिश कर रहा है, सागर उसे उजागर कर सकता है। इस तरह फिल्म की कहानी अपने अंजाम की ओर आगे बढ़ती है। फिल्म गहरी चाल से ठीक पहले जीपी सिप्पी की फिल्म सीता और गीता रिलीज हुई थी। ये महसूस करने के बाद कि उस फिल्म में हेमा मालिनी को फाइट करते हुए दर्शकों ने उसका खूब आनंद लिया था, हेमा मालिनी के एक्शन सीक्वेंस फिल्म गहरी चाल के क्लाइमैक्स में भी रखा गया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा निर्देशित इस फिल्म के संगीत को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। हालांकि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का प्रदर्शन बहुत दमदार था। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक CV श्रीधर ने 1975 में बैरा निजाम नाम से इस फिल्म को मलयालम में भी रीमेक किए थे।